भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है ना। कमाल की बात। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि भारत में एक कामयाब बिजनेस शुरू करने का पूरा रोड मैप क्या है, ताकि इस मौके का पूरा फायदा उठाया जा सके। ये जो तस्वीर है, ये भारत के विशाल बिजनेस लैंडस्केप को दिखाती है, संभावनाओं से भरा हुआ। ये जो नदी बह रही है ना, ये ग्रोथ और प्रोग्रेस को दिखाती है। एक तरह से ये उन अनगिनत मौके की नींव है जो यहाँ बिजनेस शुरू करने वालों के लिए मौजूद हैं। मेक इन इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी सरकारी स्कीम्स ये सिर्फ नारे नहीं हैं, सच में ये नौकरशाही को कम कर रही हैं, विदेशी निवेश को खींच रही हैं और कुल मिलाकर बिजनेस शुरू करने वालों के लिए एक बहुत बढ़िया माहौल बना रही हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि इतने सारे अलग अलग कानून और नियम कभी कभी ये एक भूल भुलैया जैसे लग सकते हैं। किसी भी नए बिजनेस के लिए ये एक चैलेंज हो सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। हम यहाँ इन्हीं मुश्किलों को आसान बनाने के लिए हैं, ताकि बिजनेस के लिए सही रास्ता चुना जा सके। तो ठीक है, हमने मौके और चुनौतियां दोनों की बात कर ली। अब चलिए पहले सेक्शन में थोड़ा और गहराई में जाते हैं और भारत के आज के बिजनेस माहौल को समझते हैं। और अब बात करते हैं सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी कदम की, अपने बिजनेस के लिए सही लीगल स्ट्रक्चर चुनना। यकीन मानिए, ये वो फैसला है जिस पर आपके बिजनेस की कामयाबी की पूरी नींव टिकी होती है। एक ऑप्शन है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये उन बिजनेस के लिए बहुत पॉपुलर है जो इन्वेस्टर्स से पैसा उठाना चाहते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, ये मालिकों को पर्सनल लायबिलिटी से बचाती है। मतलब अगर बिजनेस को कोई नुकसान भी हो जाए तो उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ रहती है। दूसरा ऑप्शन है LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये छोटे बिजनेस और प्रोफेशनल फर्म्स के लिए बढ़िया है। इसमें पार्टनरशिप वाली फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है और पार्टनर्स की लायबिलिटी भी लिमिटेड रहती है। कह सकते हैं कि दोनों हाथों में लड्डू। तो इस टेबल में साफ साफ देखा जा सकता है, हर स्ट्रक्चर के अपने फायदे नुकसान हैं। तो किसी के बिजनेस के लिए बेस्ट क्या है, ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि उनके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। ठीक है, तो एक बार अपना स्ट्रक्चर चुन लिया तो अगला कदम है अपनी कंपनी को कानूनी तौर पर रजिस्टर करना। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। तो सवाल ये है कि अपने बिजनेस के आइडिया को हकीकत में कैसे बदला जाए। अच्छी खबर यह है कि भारत में कंपनी बनाने का जो प्रोसेस है वो अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और सीधा हो गया है। सरकार ने पूरे प्रोसेस को काफी स्ट्रीमलाइन कर दिया है। देखिए, कुछ स्टेप्स हैं। पहले डायरेक्टर्स के लिए एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी DSC लेना होगा। फिर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी DIN के लिए अप्लाई करना होगा। और उसके बाद स्पाइस प्लस नाम का एक वेब फॉर्म है जिसके जरिए कंपनी का नाम रिजर्व हो जाता है। और मजे की बात यह है कि ये सब कुछ ज्यादातर ऑनलाइन ही हो जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ कंपनी बनाने पर खत्म नहीं होती। भारत में एक जबरदस्त फलता फूलता स्टार्टअप इकोसिस्टम है और यहाँ सरकार खुद इनोवेशन और ग्रोथ को जमकर सपोर्ट कर रही है। तो जब सरकार स्टार्टअप कहती है तो उसका असली मतलब क्या होता है? ये सिर्फ कोई भी नई कंपनी नहीं है। सरकार की नजर में स्टार्टअप वो बिजनेस है जो किसी प्रॉब्लम को एक नए और स्केलेबल तरीके से सॉल्व कर रहा हो। जैसे ओयो या जोमैटो के बारे में सोचिए, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, DPIIT मतलब सरकारी डिपार्टमेंट जो स्टार्टअप्स को मान्यता देता है, उसकी एक शर्त है, स्टार्टअप के तौर पर पहचान पाने के लिए कंपनी की कुल पेड अप शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम मिलाकर 25 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इस सरकारी मान्यता के फायदे भी बहुत हैं, जैसे 10 साल तक कुछ नियमों में छूट मिल जाती है, 5 साल तक कंप्लायंस आसान हो जाते हैं, स्पेशल फंडिंग के रास्ते खुल जाते हैं। सोचिए, किसी भी नए स्टार्टअप के लिए शुरुआती मुश्किल दौर में ये कितनी बड़ी मदद हो सकती है, एक लाइफलाइन की तरह। तेजी से ग्रो करना बहुत एक्साइटिंग होता है, बिल्कुल, लेकिन अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो एक मजबूत गवर्नेंस और कंप्लायंस का ढांचा बनाना ही पड़ता है। तो चलिए देखते हैं असल में इसका मतलब क्या है। देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। अगर कंप्लायंस मजबूत नहीं है तो एक स्टार्टअप को कानूनी और फाइनेंशियल मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और ये मुश्किलें उसकी ग्रोथ को रोक सकती हैं। बात बस इतनी सी है कि एक लंबे समय तक चलने वाले बिजनेस के लिए एक मजबूत नींव बनानी पड़ती है। तो ये है कुछ जरूरी कंप्लायंस, जैसे अपने अकाउंट्स ठीक से मेंटेन करना, एनुअल रिटर्न फाइल करना। एक और इंटरेस्टिंग चीज है CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके तहत कुछ बड़ी कंपनियों को अपने मुनाफे का एक हिस्सा समाज के भले के लिए खर्च करना होता है। ये समाज को वापस देने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें एक साथ समेटते हैं, एक साफ सुथरे एक्शन लेने लायक सारांश में। तो ये 3 बातें याद रखनी है, सही स्ट्रक्चर, सही प्रोसेस और लगातार कंप्लायंस। ये सिर्फ गाइडलाइंस नहीं है, ये वो 3 मजबूत खंबे हैं जिन पर भारतीय बाजार में एक कामयाब और टिकाऊ बिजनेस की इमारत खड़ी होती है। ये एक तरह का रोड मैप है। तो जैसा कि ये तस्वीर दिखा रही है, भारत में बिजनेस शुरू करने का रास्ता अब पहले से कहीं ज्यादा साफ है। अगर स्ट्रैटेजी सही हो तो ग्रोथ की संभावनाएं सच में बहुत ज्यादा हैं। तो अब ये रोड मैप तो सामने है,
सवाल ये है कि भारत में एक लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस बनाने के लिए पहला कदम क्या होगा। उम्मीद है इस जानकारी से अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की यात्रा शुरू करने में मदद मिलेगी। मौका इंतजार कर रहा है। नमस्कार, आज हम इंडिया के बिजनेस लैंडस्केप को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये एक ऐसी दुनिया है जहां सदियों पुरानी पारिवारिक परंपराएं एकदम नई कटिंग एज स्टार्टअप कल्चर से मिलती हैं। बिल्कुल। सोचिए, आपको एक नया बिजनेस शुरू करना है। आपका सबसे पहला और सबसे बड़ा फैसला क्या होगा? शायद आप सोचें कि अकेले काम करें, यानी सोल प्रोप्राइटर बने, या किसी के साथ पार्टनरशिप कर लें। सही है, लेकिन भारत में एक और रास्ता है जो परिवार, परंपरा और कानून के बीच एक अनोखे धागे से बुना हुआ है। हिंदू अविभाजित परिवार या HUF। तो आज हम इसी उलझी हुई दुनिया को सुलझाएंगे। हमारे पास कानूनी दस्तावेज, टैक्स गाइड और सरकारी योजनाओं से जुड़े कुछ स्रोत हैं, जिनके जरिए हम ये पता लगाएंगे कि भारत में अलग अलग बिजनेस स्ट्रक्चर्स आखिर काम कैसे करते हैं। हाँ। हमारा फोकस 3 चीजों पर रहेगा: HUF की अनोखी बातें, स्टार्टअप इंडिया जैसी आज की पहले, और सबसे जरूरी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के वो नए टैक्स रूल्स जो इन सब पर असर डालेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद ये समझना है कि ये तीनों चीजें आपस में कैसे जुड़ी हैं, कैसे एक पारंपरिक HUF आज भी टैक्स बचाने में एक शानदार टूल हो सकता है। अच्छा। एक नए स्टार्टअप को सरकार से क्या मदद मिलती है और इन सब के लिए टैक्स के नए नियम क्या मायने रखते हैं। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी बिजनेस शुरू करते समय एक बुनियादी सवाल सामने आता है: सादगी और व्यक्तिगत जोखिम के बीच बैलेंस कैसे बनाएं। सबसे आसान रास्ता है सोल प्रोप्राइटरशिप। आप अकेले मालिक, सारे फैसले आपके, सारा मुनाफा आपका। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेच है, और वो पेच है अनलिमिटेड लायबिलिटी का। हाँ। मतलब अगर बिजनेस पर कोई कर्ज चढ़ता है तो उसे चुकाने के लिए आपकी व्यक्तिगत संपत्ति, आपका घर, आपकी गाड़ी, सब कुछ दांव पर लग सकता है। मतलब बिजनेस और आप कानून की नजर में एक ही हैं। बिल्कुल। इसी जोखिम को कम करने के लिए लोग पार्टनरशिप करते हैं। काम और जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन वो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली तलवार वो फिर भी सिर पे लटकी रहती है। हाँ। और यहीं पर एक आधुनिक समाधान आता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या LLP। यहाँ लिमिटेड लायबिलिटी शब्द ही सबसे जरूरी है। LLP एक अलग कानूनी इकाई है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा। इसका मतलब ये है कि फर्म के कर्ज के लिए पार्टनर्स की व्यक्तिगत संपत्ति जिम्मेदार नहीं होती। अगर एक पार्टनर कोई गलती करता है तो उसकी सजा दूसरे पार्टनर्स को अपनी जेब से नहीं भरनी पड़ती। तो ये एक तरह से बिजनेस को एक सुरक्षा कवच देता है। सही कहा। और फिर आता है कॉर्पोरेट जगत, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनियां। ये तो बड़े पैमाने की बात हो गई, जहां आप शेयर जारी करके बाजार से पैसा उठा सकते हैं। हाँ, पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्ट हो सकती है। ये सभी विकल्प आपकी रणनीति, आपके स्केल और आपके विजन पर निर्भर करते हैं। ये सब बिजनेस के दिमाग से लिए गए फैसले हैं। लेकिन भारत में एक ऐसी संरचना भी है जो बिजनेस से ज्यादा परंपरा और परिवार से जुड़ी है, और वो है HUF यानी हिंदू अविभाजित परिवार। ये नाम सुनते ही लगता है जैसे हम किसी इतिहास की किताब की बात कर रहे हैं। क्या आज के जमाने में भी ये प्रासंगिक है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। ये है क्या आखिर? ये एक बहुत ही अनोखी अवधारणा है जो सिर्फ भारत में पाई जाती है और हिंदू कानून से चलती है। इसे परिवार का मुखिया चलाता है, जिसे कर्ता कहते हैं। कर्ता। और इसमें जन्म से ही बच्चे परिवार की संपत्ति के हिस्सेदार बन जाते हैं। उन्हें को-पार्टनर कहा जाता है। वाह, तो ये सिर्फ एक पारिवारिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि इनकम टैक्स की नजर में एक अलग इंसान की तरह है। बिल्कुल। इसकी अपनी एक अलग कानूनी पहचान है, एक अलग पैन कार्ड होता है। अच्छा। और यहीं पर देनदारी यानी लायबिलिटी का वो बिंदु फिर से आता है। कर्ता की देनदारी तो असीमित होती है, अनलिमिटेड। हाँ, लेकिन बाकी सदस्यों यानी को-पार्टनर्स की देनदारी व्यवसाय में उनके हिस्से तक ही सीमित होती है। लिमिटेड लायबिलिटी। एक तरह से, हाँ। और एक बहुत बड़ा सामाजिक और कानूनी बदलाव ये हुआ है कि अब महिलाएं भी HUF की कर्ता बन सकती हैं, जो पहले संभव नहीं था। ये तो वाकई दिलचस्प हो जाता है जब हम संपत्ति की बात करते हैं। मैंने पैतृक संपत्ति या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में सुना है। HUF में इसका क्या मतलब है? पैतृक संपत्ति वो है जो आपको अपने पिता, दादा और परदादा से, यानी 4 पीढ़ियों से बिना किसी वसीयत के अविभाजित रूप में मिली हो। अच्छा। और 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम के बाद इस संपत्ति पर बेटियों का भी बेटों के बराबर का अधिकार है। ये एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है जो हमारे स्रोतों में साफ तौर पर लिखी है और जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। हाँ, और ये सबसे जरूरी बात है। क्या? हिंदू कानून के तहत परिवार की संपत्ति का बंटवारा और आयकर कानून के तहत बंटवारा, ये 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग हैं? बिल्कुल। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 171 कहती है कि टैक्स के नजरिए से हम सिर्फ संपत्ति के पूर्ण बंटवारे को ही मानेंगे। 1978 के बाद हुए किसी भी आंशिक बंटवारे को टैक्स विभाग मान्यता नहीं देता। एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ? जरा आसान भाषा में समझाइए। इसका मतलब यह है कि एक परिवार आपस में बैठकर ये तय कर सकता है कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी, ये दुकान मेरी। हाँ।
लेकिन अगर उन्होंने इसका पूरा कानूनी बंटवारा मतलब स्टैम्प पेपर पर रजिस्टर्ड तरीके से नहीं किया तो इनकम टैक्स विभाग की नजर में वो आज भी एक एचयूएफ है। अरे विभाग उस पूरी संपत्ति पर एक इकाई के तौर पर ही टैक्स लगाता रहेगा, भले ही परिवार को लगे कि वो बंटवारा कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा लीगल ट्रैप है। इसका कोई व्यावहारिक उदाहरण है? हाँ, स्रोतों में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र है। मामला ये था कि एक कर्ता ने अपनी बेटी की शादी के खर्च के लिए परिवार की संयुक्त संपत्ति का एक हिस्सा बेच दिया। कोर्ट ने इसे एक कानूनी जरूरत माना। ये दिखाता है कि कानून पारिवारिक जिम्मेदारियों को कितनी अहमियत देता है और कैसे एचयूएफ के नियम असल जिंदगी की स्थितियों पर लागू होते हैं। तो एचयूएफ एक ऐसी दुनिया है जो विरासत और नियमों में बंधी है, लेकिन अगर हम सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो आज भारत में एक ऐसी भी कारोबारी दुनिया है जो सारे नियम तोड़ने के लिए जानी जाती है। स्टार्टअप्स की दुनिया। हाँ, स्टार्टअप्स। सरकार की नजर में एक स्टार्टअप क्या है? क्या हर नई कंपनी स्टार्टअप होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार की परिभाषा के अनुसार स्टार्टअप सिर्फ एक नया बिजनेस नहीं है, उसे DPIIT यानी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से मान्यता लेनी होती है। अच्छा। और सबसे जरूरी, उसका बिजनेस मॉडल इनोवेशन पर आधारित होना चाहिए। वो स्केलेबल होना चाहिए, यानी तेजी से बढ़ने की क्षमता रखता हो और बड़े पैमाने पर रोजगार या वेल्थ पैदा करने की काबिलियत रखता हो। मतलब आपकी नुक्कड़ वाली चाय की दुकान एक MSME हो सकती है, लेकिन वो स्टार्टअप नहीं है। बिल्कुल सही। और मैंने सुना है कि सरकार ने इनके लिए प्रक्रिया काफी आसान कर दी है। स्पाइस प्लस और एजाइल प्रोस जैसे कुछ नाम सुनने में आते हैं। ये क्या भला है? ये नौकरशाही में क्रांति की तरह है। सोचिए, पहले एक कंपनी रजिस्टर करने के लिए आपको 5-6 अलग-अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। हाँ, पैन कार्ड के लिए अलग, GST नंबर के लिए अलग। बिल्कुल, PF ऑफिस अलग। अब स्पाइस प्लस जैसा एक ही ऑनलाइन फॉर्म है जो ये सब काम एक ही जगह एक ही बार में कर देता है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, कंपनी रजिस्टर हो गई। अब सबसे मुश्किल काम, पैसा। एक स्टार्टअप को फंडिंग कैसे मिलती है? इसकी यात्रा कई चरणों में होती है। सबसे पहले आता है सीड या एंजल निवेश। एंजल निवेश? हाँ, यहाँ कोई निवेशक, जिसे एंजल इन्वेस्टर कहते हैं, आपके आइडिया पर भरोसा करके शुरुआती पैसा लगाता है ताकि आप अपना प्रोडक्ट बना सकें। और फिर? इसके बाद आता है सीरीज A राउंड। ये तब होता है जब आपका प्रोडक्ट बाजार में चल निकलता है और अब आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए यानी स्केल अप करने के लिए और ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। और सरकार इसमें क्या मदद करती है? टैक्स में कोई छूट मिलती है? यहाँ सरकार की भूमिका बहुत बड़ी है। DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को 2 बड़े टैक्स फायदे मिलते हैं। अच्छा। पहला, इनकम टैक्स की धारा 80 ISC के तहत वो अपने पहले 10 सालों में से किन्हीं भी लगातार 3 सालों के लिए अपने मुनाफे पर 100% टैक्स छूट ले सकते हैं। 100%? मतलब 3 साल तक जीरो टैक्स? जीरो टैक्स, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा फायदा? दूसरा फायदा है एंजल टैक्स से छूट। ये एंजल टैक्स बड़ा विवादास्पद था। वो क्या है? मान लीजिए किसी एंजल इन्वेस्टर को आपका आइडिया इतना पसंद आया कि उसने आपकी कंपनी को उसकी कागजी कीमत से ज्यादा वैल्यू पर पैसे दिए। टैक्स विभाग इसे आपकी इनकम मानकर उस पर टैक्स लगा सकता था। अच्छा। इससे कई निवेशक डरकर पीछे हट जाते थे। तो इस टैक्स से छूट मिलना स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। एक तरफ सरकार स्टार्टअप्स को 100% टैक्स छूट दे रही है, फंडिंग में मदद कर रही है, और दूसरी तरफ एक छोटा दुकानदार या MSME है जो लाखों लोगों को रोजगार देता है और वो अपनी पूरी मेहनत के बाद भी 30% तक टैक्स भर रहा है। क्या ये एक तरह का असंतुलन नहीं पैदा करता? ये एक बहुत जायज सवाल है। सरकार का तर्क ये है कि स्टार्टअप्स हाई रिस्क हाई ग्रोथ वाले वेंचर्स होते हैं। ठीक है। 10 में से 9 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, लेकिन जो एक सफल होता है वो हजारों नौकरियां पैदा करता है और अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देता है। इसलिए उन्हें शुरुआती धक्का देना जरूरी है। और MSMEs? वहीं MSMEs ज्यादातर स्टेबल लो रिस्क मॉडल पर चलते हैं और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उनके लिए मुद्रा लोन और दूसरी कर्ज आधारित योजनाएं हैं। अच्छा, तो दोनों के लिए रणनीति अलग है। हाँ, एक को इक्विटी के लिए, दूसरे को डेट के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि एक MSME मालिक अपनी रफ्तार से बढ़ता है, लेकिन उसका जोखिम और इनाम दोनों सीमित हैं। वहीं एक स्टार्टअप फाउंडर तेजी से बढ़ने के लिए अपनी कंपनी का मालिकाना हक बेचता है। ये एक बहुत बड़ा दांव है जो या तो उसे आसमान पर पहुंचा सकता है या फिर उसे अपनी ही कंपनी से बाहर कर सकता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा। यही दोनों मॉडल्स का बुनियादी फर्क है। तो चाहे आप एक पारंपरिक HUF चला रहे हो या एक आधुनिक स्टार्टअप, एक चीज है जिससे कोई नहीं बच सकता, टैक्स। हाँ, वो तो है।
और फाइनेंशियल ईयर 25-26 से टैक्स के नियमों में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। वो क्या है? बड़ा बदलाव यह है कि अब नई टैक्स व्यवस्था यानी न्यू टैक्स रिजीम आपका डिफॉल्ट विकल्प है। डिफॉल्ट? हाँ, अगर आप अपने एम्प्लॉयर को कुछ नहीं बताते तो आपका टैक्स इसी व्यवस्था के हिसाब से कटेगा। इसमें टैक्स की दरें कम है, लेकिन आपको HRA, ATC, ATD जैसी लगभग 70 कटौतियों और छूटों को अलविदा कहना पड़ेगा। और पुरानी व्यवस्था का क्या वो खत्म हो गई? नहीं, पुरानी व्यवस्था यानी ओल्ड रेजिम अभी भी एक विकल्प है। आप चाहे तो उसे चुन सकते हैं और अपनी सारी कटौतियों जैसे होम लोन का ब्याज, PPF, बीमा, इन सब का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन वहां टैक्स की दरें ज्यादा हैं। बिल्कुल। तो अब हर किसी को हिसाब लगाना पड़ेगा कि उनके लिए क्या बेहतर है। हमारे श्रोताओं के लिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? कोई ऐसी बात जो उन्हें पता होनी चाहिए? नई व्यवस्था में एक बहुत बड़ा फायदा धारा 87A के तहत मिलने वाली टैक्स छूट यानी रिबेट है। रिबेट? हाँ, इसे इस तरह से सेट किया गया है कि अगर आपकी कुल कर योग्य आय 7 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। और वेतनभोगी लोगों के लिए? अगर हम वेतनभोगी लोगों की बात करें तो स्रोतों के अनुसार 50,000 रुपए की मानक कटौती को मिलाकर 7.5 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री हो जाती है। लेकिन हमारे स्रोत में तो 12 लाख और 7.5 लाख का भी जिक्र है। वो गणित क्या है? हाँ, वो एक खास गणना है। नई व्यवस्था में अलग अलग स्लैब हैं। अगर कोई वेतनभोगी व्यक्ति है तो 50,000 रुपए की मानक कटौती और अन्य स्लैब लाभों को मिलाकर कुछ खास मामलों में 12.75 लाख रुपए तक की आय पर भी प्रभावी टैक्स देनदारी शून्य हो सकती है, जैसा कि हमारे स्रोतों ने बताया है। अच्छा। लेकिन एक सरल नियम के तौर पर 7.5 लाख तक की वेतन आय पर कोई टैक्स नहीं। ये याद रखना आसान है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब मेरा असली सवाल जो इन सारी बातों को जोड़ता है, ये नए नियम HUF पर कैसे लागू होते हैं? क्या एक परिवार इसे चतुराई से इस्तेमाल कर सकता है? अब आपने सबसे बेहतरीन सवाल पूछा है। HUF, जैसा हमने कहा, एक अलग कर योग्य इकाई है। हाँ। तो HUF के पास भी ये विकल्प है कि वो पुरानी या नई व्यवस्था में से किसी एक को चुने। रुकिए, इसका मतलब एक ही परिवार में कर्ता अपनी व्यक्तिगत सैलरी के लिए नई व्यवस्था चुन सकता है क्योंकि उसे कोई कटौती नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और उसी परिवार की HUF इकाई टैक्स बचाने के लिए पुरानी व्यवस्था में बनी रह सकती है ताकि वो ATC के तहत PPF या बीमा में निवेश करके 1.5 लाख रुपए की कटौती का दावा कर सके। क्या ऐसा करना पूरी तरह से कानूनी है? ये न सिर्फ पूरी तरह से कानूनी है बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट टैक्स प्लानिंग रणनीति है। वाह। क्योंकि कर्ता एक अलग टैक्स पेयर है और HUF एक अलग टैक्स पेयर, दोनों अपने लिए सबसे फायदेमंद रास्ता चुन सकते हैं। यही HUF को आज के दौर में भी एक बहुत शक्तिशाली टूल बनाता है। तो हमने भारत के व्यावसायिक परिदृश्य के 3 अलग अलग कोनों को देखा। पारंपरिक HUF की दुनिया, आधुनिक स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम और इन सब पर लागू होने वाले नए टैक्स नियम। इन सबको मिलाकर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? स्रोतों से एक बात साफ होती है कि भारत का कारोबारी माहौल विरोधाभासों से भरा है। हाँ। सरकार एक तरफ स्टार्टअप्स को टैक्स छूट जैसे बड़े प्रोत्साहन दे रही है, तो दूसरी तरफ श्रम कानूनों और दर्जनों तरह के लाइसेंसों जैसी जटिल अनुपालन आवश्यकताएं भी हैं। कभी बार ऐसा होता है कि आप टैक्स में जो पैसा बचाते हैं वो कानूनी और प्रशासनिक लागतों को पूरा करने में खर्च हो सकता है। और इसी के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं, लेकिन आपके लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। HUF, जिसे अक्सर एक पुरानी दकियानूसी व्यवस्था माना जाता है, क्या अपने अनोखे कानूनी और टैक्स लाभों के कारण आज के भारत में आधुनिक धन प्रबंधन और सक्सेशन प्लानिंग के लिए एक स्ट्रेटेजिक हथियार के रूप में फिर से प्रासंगिक हो सकता है? या आधुनिक कॉर्पोरेट संरचनाओं जैसे LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के सामने इसकी सीमाएं और जटिलताएं बहुत ज्यादा हैं? इस पर विचार कीजिएगा। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में वेल्थ क्रिएशन और बिजनेस लॉन्जेविटी का सबसे बड़ा सीक्रेट सिर्फ हार्डवर्क नहीं बल्कि लीगल स्ट्रक्चरिंग है। एक तरफ वो लोग हैं जो सालों मेहनत करते हैं लेकिन टैक्स और कंप्लायंस के जाल में फंसकर अपनी ग्रोथ खो देते हैं, और दूसरी तरफ वो स्मार्ट प्रोफेशनल्स हैं जो लॉ को अपना सबसे बड़ा एसेट बना लेते हैं। आज हम डिकोड करेंगे इंडिया के फाइनेंशियल और लीगल सिस्टम के वो पावरफुल टूल्स फ्रॉम द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF टू द मॉडर्न स्टार्टअप एंड MSME फ्रेमवर्क्स जो 2026 में आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अनिवार्य है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, प्रोफेशनल हैं या फैमिली वेल्थ मैनेज कर रहे हैं तो अगले 1 घंटे में आपके पास वो मास्टर की होगी जो आपको लीगल प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल फ्रीडम दोनों दिला सकती है। आज के इस कॉम्प्रिहेंसिव सेशन का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। हम इंडिया के बिजनेस और फैमिली फाइनेंस लॉज को डीप डाइव एनालाइज करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे आप अपनी फैमिली लिनियज को HUF के द्वारा एक टैक्स एफिशिएंट व्हीकल में बदल सकते हैं, कैसे एक स्टार्टअप या MSME को सही लीगल स्ट्रक्चर देकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा
सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण वो कंप्लायंस गॉन्टलेट क्या है जिसे क्रॉस किए बिना कोई भी बिजनेस सस्टेनेबल नहीं हो सकता। ये चर्चा सिर्फ थियरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल एक्शनेबल नॉलेज है जो लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट्स, सर्कुलर्स और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पर आधारित है। सबसे पहले लेट्स एस्टैब्लिश द फाउंडेशन, द स्पेक्ट्रम ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर्स। जब आप कोई वेंचर शुरू करते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है, मैं कौन हूं? लीगली स्पीकिंग, क्या आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक पार्टनरशिप है या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे सिंपल फॉर्म है, इसमें कंप्लायंस मिनिमल है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रिस्क है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर बिजनेस फेल होता है तो आपके पर्सनल एसेट्स, आपका घर, आपकी गाड़ी, सब कुछ रिस्क पर होता है। सेम इशू पार्टनरशिप फर्म्स के साथ है, जहां जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी का रूल लगता है, यानी अगर आपके पार्टनर ने कोई गलती की तो उसका हर्जाना आपको अपनी जेब से भरना पड़ सकता है। इसीलिए आज के मॉडर्न एरा में जो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा रेकमेंडेड हैं वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये एंटिटीज आपको एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी देती हैं। यहाँ आपका रिस्क सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट तक सीमित है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खासकर उनके लिए जरूरी है जो फ्यूचर में वेंचर कैपिटल फंडिंग रेज करना चाहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स हमेशा स्केलेबिलिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखते हैं। लेकिन इंडिया में एक ऐसा यूनिक स्ट्रक्चर भी है जो बिजनेस और फैमिली लेगेसी को जोड़ता है, और वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF। 2026 के फिस्कल लैंडस्केप में HUF की रेलेवेंस और भी बढ़ गई है। HUF कोई कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बनता, ये स्टेटस से बनता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 231 के तहत HUF को एक अलग पर्सन माना जाता है। इसका मतलब है कि HUF का अपना पैन कार्ड होता है, वो अपनी अलग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, और सबसे बड़ी बात, उसे एक अलग बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है। FY 2025-26 के लिए अगर हम टैक्स रिजीम्स की बात करें तो HUF के लिए भी दो ऑप्शंस हैं। डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में HUF के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 4 लाख रुपए है। पुरानी रिजीम में ये लिमिट 2.5 लाख रुपीस है। ध्यान रहे, इंडिविजुअल्स की तरह HUF को सेक्शन 87A का रिबेट नहीं मिलता, यानी अगर HUF की इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से 1 रुपए भी ऊपर है तो टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन HUF का असली पावर डिडक्शंस में है, खासकर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करते हैं। सेक्शन 80C के तहत HUF 1,50,000 रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकती है, चाहे वो LIC प्रीमियम्स हो या PPF कॉन्ट्रीब्यूशंस। सेक्शन 80D में फैमिली मेंबर्स के हेल्थ इंश्योरेंस पर 25,000 रुपए, और अगर मेंबर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। सेक्शन 24B के अंडर अगर HUF के नाम पर होम लोन है तो इंटरेस्ट पेमेंट पर 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलता है। ये प्रोविजंस इनकम स्प्लिटिंग के लिए एक पावरफुल मैकेनिज्म बनाते हैं। HUF के स्ट्रक्चर को समझना भी उतना ही जरूरी है। इसमें कर्ता वो मैनेजर है जो डिसीजंस लेता है, और को पार्टनर्स वो हैं जिनका जन्म से प्रॉपर्टी में अधिकार है। 2005 के अमेंडमेंट और 2020 विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा जजमेंट के बाद बेटियां यानी डॉटर्स अब सन्स के बराबर को पार्टनर्स हैं। उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जन्म सिद्ध अधिकार है और वो पार्टीशन डिमांड कर सकती हैं चाहे उनकी शादी हो चुकी हो। ये एक लैंडमार्क शिफ्ट है जो सक्सेशन प्लानिंग को पूरी तरह बदल देता है। अब बात करते हैं बिजनेसेस के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट इकोसिस्टम की। अगर आप एक नए एंटरप्रेन्योर हैं तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ कंपनी खोल लेना काफी नहीं है, आपको DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड से रिकॉग्निशन लेनी होगी। DPIIT रिकॉग्निशन मिलने पर 2 मेजर टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला, सेक्शन 80 IAC के तहत एलिजिबल स्टार्टअप्स अपने पहले 10 सालों में से किसी भी लगातार 3 साल के लिए अपने प्रॉफिट्स पर 100% टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। दूसरा है एंजल टैक्स एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 56(2)(7)(b), जो इन्वेस्टमेंट रेज करते वक्त वैल्यूएशन डिफरेंसेस पर लगने वाले टैक्स से बचाता है। इसके अलावा MSME सेक्टर, जो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, उसके लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ये प्रोसेस अब फुली ऑनलाइन और पेपरलेस है। MSME रजिस्टर्ड होने के कई फायदे हैं, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, कोलैटरल फ्री लोन्स अंडर CGT MSE स्कीम, और सबसे महत्वपूर्ण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट्स। अगर कोई बायर 45 डेज के अंदर MSME को पेमेंट नहीं करता तो उसे RBI रेट से 3 गुना इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये प्रोविजन कैश फ्लो मेंटेन करने में बहुत मददगार है। लेकिन इन बेनिफिट्स के साथ आती है कंप्लायंस की जिम्मेदारी। बिजनेस शुरू करते ही कंप्लायंस का घड़ी शुरू हो जाती है। मंथली कंप्लायंसेस में सबसे पहले आता है GST। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपीस गुड्स के लिए या 20 लाख रुपीस सर्विसेज के लिए से ज्यादा है, या आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं, तो GST रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। GSTR 1 और GSTR 3B मंथली या क्वार्टरली फाइल करना होता है। मिस करने पर लेट फीस और इंटरेस्ट लगता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक हो सकता है। लेबर लॉज की बात करें तो 4 नए लेबर कोड्स इंप्लीमेंट होने की दिशा में है, लेकिन अभी के लिए एग्जिस्टिंग लॉज जैसे EPF और ESI एक्ट का पालन जरूरी है। अगर आपके पास 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज हैं तो EPF मैंडेटरी है। 10 या ज्यादा एम्प्लॉइज पर ESI लागू हो सकता है। इसके अलावा पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के तहत 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस के बाद एम्प्लॉई ग्रेचुइटी का हकदार होता है।
एक और क्रिटिकल कंप्लायंस है पॉश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज हैं तो आपको एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी गठित करनी होगी। ये सिर्फ लीगल फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि वर्कप्लेस सेफ्टी और डिग्निटी का सवाल है। नॉन कंप्लायंस पर भारी पेनल्टी लग सकती है और बिजनेस लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। अब थोड़ा ध्यान फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर दें। कैश ट्रांजैक्शंस पर स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस हैं। सेक्शन 269 ST के मुताबिक आप एक दिन में एक पर्सन से या एक इवेंट के लिए 2 लाख रुपीस या उससे ज्यादा कैश रिसीव नहीं कर सकते। इसे वायलेट करने पर 100% पेनल्टी लगती है। इसी तरह HUF में भी गिफ्ट्स लेने के नियम हैं। अगर HUF को मेंबर्स से गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्स एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर नॉन रिलेटिव से साल भर में 50,000 रुपीस से ज्यादा वैल्यू के गिफ्ट्स मिलते हैं तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। HUF में एक और टेक्निकलिटी है, सेक्शन 64(2) की क्लबिंग प्रोविजंस। अगर कोई मेंबर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन के HUF को ट्रांसफर करता है तो उस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम HUF की नहीं बल्कि उस मेंबर की इनकम मानी जाएगी। इसलिए HUF का कॉर्पस क्रिएट करते वक्त हमेशा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, विल्स या गिफ्ट्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स टैक्स पेड का रूट लेना चाहिए ताकि क्लबिंग से बचा जा सके। दोस्तों, कोर मैसेज यहाँ ये है कि बिजनेस और वेल्थ मैनेजमेंट सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि उस प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना है। जब आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं या HUF बनाते हैं, आप दरअसल एक सिस्टम क्रिएट कर रहे होते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो आपके बाद भी चलेगा। स्टार्टअप्स के लिए अर्ली स्टेज में कंप्लायंस को इग्नोर करना एक कॉमन गलती है। अक्सर फाउंडर्स सोचते हैं कि जब फंडिंग आएगी तब देखेंगे, लेकिन इन्वेस्टर्स ड्यू डिलिजेंस के वक्त सबसे पहले यही देखते हैं कि क्या आपने लेबर लॉज फॉलो किए, क्या आपकी ROC फाइलिंग्स टाइम पर हुई। एक छोटी सी नॉन कंप्लायंस आपकी वैल्यूएशन गिरा सकती है या डील ब्रेक कर सकती है। एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज के रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। सही एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, NDAs और IP प्रोटेक्शन क्लॉजेज आपके बिजनेस के एसेट्स को सिक्योर करते हैं। एम्प्लॉइज के लिए भी अपने राइट्स जानना, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत पेड लीव या टाइमली सैलरी पेमेंट, उतना ही जरूरी है। टैक्सेशन में प्लानिंग साल के शुरू में होनी चाहिए, अंत में नहीं। चाहे वो एडवांस टैक्स की पेमेंट हो जो क्वार्टरली जाती है या TDS की फाइलिंग। TDS रिटर्न्स टाइम पर फाइल ना करने पर डे लेट फी लगती है जो अक्यूमुलेट होकर एक बड़ा अमाउंट बन सकती है। एक विशेष बिंदु HUF के डिसोल्यूशन या पार्टीशन पर। HUF बनाना आसान है लेकिन उसे खत्म करना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 171 के तहत टैक्स अथॉरिटी सिर्फ टोटल पार्टीशन को मानते हैं। पार्शियल पार्टीशन को 1978 के बाद से टैक्स पर्पसेस के लिए रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। इसलिए अगर आप HUF एसेट्स को डिवाइड करने का सोच रहे हैं तो आपको पूरा पार्टीशन करना होगा और असेसिंग ऑफिसर से ऑर्डर पास करवाना होगा। अंत में मैं यही कहूंगी कि 2026 का बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। कैश इकोनॉमी श्रिंक हो रही है और डिजिटल कंप्लायंस बढ़ रही है। चाहे आप एक छोटे व्यापारी हो जो MSME रजिस्ट्रेशन ले रहा हो या एक बड़ी फैमिली जो HUF के जरिए सक्सेशन प्लान कर रही हो, नॉलेज ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। केवल सुनी सुनाई बातों पर एक्ट ना करें। लॉ बदलते रहते हैं, जैसे केरला में 1975 एक्ट के द्वारा HUF सिस्टम अबॉलिश कर दिया गया, या कैसे रीसेंट अमेंडमेंट्स ने बेटियों को कर्ता बनने का अधिकार दिया। प्रोफेशनल एडवाइस लें, डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें और प्रोएक्टिव रहें। एक कंप्लायंट बिजनेस ही एक कॉन्फिडेंट बिजनेस होता है। जब आपको पता होता है कि आपके बुक्स क्लीन हैं, टैक्सेस पेड हैं और लीगल स्ट्रक्चर सॉलिड है, तभी आप खुलकर ग्रोथ पर फोकस कर सकते हैं। ये जर्नी चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन सही स्ट्रक्चरिंग के साथ ये आपकी लेगेसी को जेनरेशंस तक सिक्योर कर सकती है। सतर्क रहें, सूचित रहें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को आज ही सिक्योर करें। धन्यवाद। द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम भारत की एक बहुत ही अनोखी और कह सकते हैं सदियों पुरानी व्यावसायिक संरचना पर चर्चा करने जा रहे हैं। हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF। बिल्कुल, और ये चर्चा उन विश्लेषणों से निकली है जो भारत के कानूनी और वित्तीय परिदृश्य को देखते हैं। और सवाल सीधा सा है, क्या HUF आज के दौर में एक पुराना पड़ चुका ढांचा है जो तरक्की के रास्ते में आता है, या फिर ये एक ऐसा लचीला भारतीय मॉडल है जिसके आज भी कुछ खास फायदे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि HUF आज भी उतना ही प्रासंगिक और फायदेमंद है। ये अद्वितीय कर लाभ और पारिवारिक संपत्ति के प्रबंधन का एक सांस्कृतिक रूप से स्थापित तरीका प्रदान करता है। और मेरा तर्क ये है कि इसकी जो अंतर्निहित सीमाएं हैं और जो जोखिम है, खासकर कर्ता की असीमित देनदारी, वो इसे आज के कारोबारी माहौल के लिए अनुपयुक्त बना देती हैं। खास तौर पर तब जब हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी LLP जैसे आधुनिक विकल्प मौजूद हैं। मेरा नजरिया ये है कि हिंदू अविभाजित परिवार को सिर्फ एक बिजनेस एंटिटी की तरह देखना ही थोड़ी जल्दबाजी होगी। ये एक सामाजिक आर्थिक परंपरा है जो आधुनिक भारत में भी अपनी जगह बनाए हुए है।
सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत इसे एक अलग कर इकाई यानी एक सेपरेट टैक्स एंटिटी के रूप में मान्यता मिली हुई है। इसका मतलब है कि एक एचयूएफ भी एक व्यक्ति की तरह ही टैक्स स्लैब, छूट और कटौतियों का फायदा उठा सकता है, जिसमें धारा 80C के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपए तक की कटौती भी शामिल है। तो ये परिवारों के लिए टैक्स बचाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। दूसरी बात, यह संयुक्त परिवार की संपत्ति को, चाहे वो पुरखों से मिली हो या सदस्यों ने खुद जोड़ी हो, एक साथ रखने और उसे मैनेज करने का एक बहुत प्रभावी साधन है। और इसमें कर्ता, जो परिवार का प्रबंधक होता है, उसे छोड़कर बाकी सभी सदस्यों यानी को पार्टनर्स की देनदारी उनके हिस्से तक ही सीमित होती है, जो उन्हें व्यक्तिगत जोखिम से बचाता है। जो संशोधन हुए उसके बाद तो बेटियों को भी बेटों के बराबर का दर्जा दिया गया और महिलाएं भी कर्ता बन सकती हैं। ये दिखाता है कि ये संरचना समय के साथ विकसित हुई है। मैं इस बात को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता हूँ। एचयूएफ की संरचना में कुछ बहुत ही गंभीर और कह सकते हैं पुरानी कमियां हैं, जो इसे आज के कारोबारी माहौल के लिए एक जोखिम भरा विकल्प बनाती हैं। सबसे बड़ी कमी है कर्ता की असीमित देनदारी यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसका मतलब समझो, अगर बिजनेस पर कोई कर्ज होता है तो कर्ता की व्यक्तिगत संपत्ति का भी इस्तेमाल उसे चुकाने के लिए किया जा सकता है। ये आधुनिक संरचनाओं जैसे कि एलएलपी के बिल्कुल उलट है, जहां सभी भागीदारों की देनदारी सीमित होती है, जिससे उनकी व्यक्तिगत संपत्ति पूरी तरह सुरक्षित रहती है। दूसरी बात, एचयूएफ के जो वित्तीय संसाधन है वो अक्सर पैतृक संपत्ति पर ही निर्भर होते हैं, जो व्यापार के विस्तार और उसकी स्केलेबिलिटी को बहुत सीमित कर देता है। इसे स्टार्टअप्स को मिलने वाली फंडिंग जैसे सीड राउंड या वेंचर कैपिटल वो सब नहीं मिल सकती। और अंत में इसके नियम, खासकर विभाजन यानी पार्टीशन से जुड़े नियम, बहुत जटिल है। आयकर अधिनियम की धारा 171 के अनुसार टैक्स के नजरिए से सिर्फ पूर्ण विभाजन को ही मान्यता दी जाती है, आंशिक विभाजन को नहीं। और यहीं से एक क्रिटिकल कंप्लायंस गैप पैदा होता है, जहां एक परिवार हिंदू कानून के तहत तो बढ़ सकता है, लेकिन आयकर विभाग उसे एक ही इकाई मानता रहता है। इसका नतीजा भविष्य में टैक्स की भारी भरकम मांग, ब्याज और जुर्माना। आपने कर्ता के असीमित देनदारी को उल्लेख किया, लेकिन ये प्रबंधन और नियंत्रण की शक्ति के साथ आने वाली एक जिम्मेदारी भी तो है। कर्ता को संयुक्त परिवार की संपत्ति के प्रबंधन का एक व्यापक विवेक मिलता है, जैसा कि अदालती फैसलों में भी माना गया है। यह व्यवस्था एक स्पष्ट नेतृत्व सुनिश्चित करती है। एक मिनट, आप इसे स्पष्ट नेतृत्व कह रही हैं, पर मैं इसे जोखिम का एक असमान वितरण देखता हूं। मतलब एक व्यक्ति का फैसला पूरे परिवार की संपत्ति को दांव पर लगा सकता है। आधुनिक व्यापार सिर्फ नेतृत्व के बारे में नहीं है, ये जोखिम प्रबंधन के बारे में भी है। एलएलपी या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी संरचनाएं एक बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल देती हैं, जहां फैसले सामूहिक रूप से लिए जा सकते हैं और सभी हितधारकों का जोखिम सीमित होता है। एचयूएफ की संरचना, सीधी सी बात है, बाहरी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है, जो आज के स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अच्छा, कर लाभों के बारे में क्या? एचयूएफ एक अलग पैन कार्ड ले सकता है और आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है। ये परिवार को अपनी आय को प्रभावी ढंग से विभाजित करने और कुल टैक्स देनदारी को कम करने की अनुमति देता है। ये सिर्फ धारा 80C ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए धारा 80D और अन्य कटौतियों का भी फायदा उठा सकता है, ठीक एक व्यक्ति की तरह। ये एक ठोस वित्तीय लाभ है, इसे आप कैसे नकार सकते हैं? नहीं, मैं इसे नकार नहीं रहा हूं। ये एक आकर्षक तर्क है, लेकिन इन कर लाभों को अनुपालन के बोझ यानी कंप्लायंस बर्डन के सामने तौलना होगा। जैसा कि स्रोत सामग्री में भी बताया गया है, अनुपालन की जटिलता वित्तीय प्रोत्साहनों पर भारी पड़ती है। एचयूएफ के विभाजन पर आयकर अधिनियम की धारा 171 के जो कड़े नियम हैं, वो इसका एक बड़ा उदाहरण है। एक छोटी सी गलती से आपको बहुत बड़ी टैक्स देनदारी का नोटिस आ सकता है। इसके अलावा एक एचयूएफ बनाने की जो प्रक्रिया है, एक कानूनी एचयूएफ डीड बनाना, एक अलग बैंक खाता खोलना, एक अलग पैन कार्ड लेना, यह एक एकल स्वामित्व यानी सोल प्रोप्राइटरशिप की प्रशासनिक सरलता के बिल्कुल विपरीत है। तो जो पैसा आप टैक्स छूट से बचाते हैं, वो बहुत आसानी से कानूनी और प्रशासनिक लागतों में खत्म हो सकता है। लेकिन क्या ये संरचना भारतीय संदर्भ के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूल नहीं है, जहां पारिवारिक व्यवसाय हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं? यह सिर्फ एक टैक्स इकाई नहीं है, बल्कि संपत्ति को पीढ़ियों तक बनाए रखने का एक तरीका भी है। 2005 के संशोधन ने इसे और अधिक न्यायसंगत बना दिया है। बेटियों को समान अधिकार मिले हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी यह माना है कि एक महिला एचयूएफ की कर्ता हो सकती है। यह इसकी अनुकूलन क्षमता को दिखाता है। अनुकूलन क्षमता एक बात है, लेकिन प्रासंगिकता दूसरी। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यवसायों को तेजी से बढ़ने, पूंजी जुटाने और पेशेवर तरीके से प्रबंधित होने की जरूरत है। एचयूएफ मॉडल इन जरूरतों को पूरा नहीं करता। आप ही बताइए, स्टार्टअप इंडिया जैसी सरकारी पहलें प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों और एलएलपी को लक्षित करती हैं,
उन्हें कर छूट और नियामक छूट देती हैं, HUF को नहीं। फंडिंग का जो पूरा जीवन चक्र है, सीड, एंजल, सीरीज ए, ये सब मॉडर्न कॉर्पोरेट संरचनाओं के लिए डिजाइन किया गया है, HUF के लिए नहीं। तो ये अतीत का एक अवशेष है जो कुछ परिवारों के लिए संपत्ति रखने के लिहाज से तो उपयोगी हो सकता है, लेकिन ये भविष्य का व्यावसायिक मॉडल नहीं है। संक्षेप में कहूं तो मेरा तर्क यह है कि HUF को सिर्फ उसकी सीमाओं के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। ये एक अनूठी सांस्कृतिक रूप से निहित संरचना है जो विवेकपूर्ण कर नियोजन और संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के प्रबंधन के लिए ठोस लाभ प्रदान करती है। और लैंगिक समानता को शामिल करने के लिए इसका विकास ये साबित करता है कि ये स्थिर नहीं है। उन परिवारों के लिए जो अपने व्यवसाय को अपनी विरासत के साथ एकीकरण करना चाहते हैं, HUF एक शक्तिशाली और प्रासंगिक उपकरण बना रहा है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि जबकि HUF का ऐतिहासिक महत्व है, इसकी व्यावहारिक कमियां, खासतौर पर कर्ता की असीमित देनदारी, पूंजी तक सीमित पहुंच और जटिल नियामक नियम इसे आधुनिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में एक अव्यावहारिक विकल्प बनाती हैं। LLP और कंपनियों द्वारा जो कानूनी सुरक्षा और मापनीयता मिलती है, वो आज के उद्यमियों के लिए कहीं बेहतर मार्ग प्रदान करती है। जोखिम और अनुपालन का बोझ मेरे हिसाब से कथित कर लाभों से कहीं ज्यादा है। जाहिर है इस पर हमारे विचार अलग अलग हैं, लेकिन ये चर्चा इस बात को उजागर करती है कि भारत में व्यावसायिक संरचना का चुनाव सिर्फ एक वित्तीय फैसला नहीं है, बल्कि ये व्यक्तिगत जोखिम, प्रशासनिक सरलता और कानूनी सुरक्षा के बीच एक बहुत ही जटिल संतुलन है। बिल्कुल, और HUF की निरंतरता ये दर्शाती है कि कैसे पारंपरिक प्रथाएं और आधुनिक कानूनी ढांचे एक दूसरे से जुड़ते हैं, और इन विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करना ही इस विषय की गहरी समझ के लिए आवश्यक है।